एमपी के 18 साल के नौजवान सोनू पढ़ाई में 2 बार फेल होने के बाद अपने गुजारे के लिए अब वह डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब वह किसी खिलौने दुकान के होलसेलर के पास काम करता है। सोनू को आज घर वापसी में काफ़ी देरी हो गई थी। अरे ये क्या मुसीबत है। चारों तरफ घने जंगल, ऊपर से मौसम भी खराब हो रखा है। बारिश कभी भी सकता है। पिताजी सच कहते थे, गरीब की मजबूरी को अमीर लोग पूरा फायदा उठाते हैं। मैंने ही पिताजी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगर पिताजी के बात मानकर थोड़ा पढ़ाई में मन लगाया होता तो शायद आज मुझे गांव-गांव घूमकर ये खिलौने बेचने नहीं पड़ते। तंत्र मंत्र करके कई सारे डरावनी पुतले किसी एक पेड़ पर धागे के सहारे झूल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही है। एक बड़ा सा पुतला पेड़ के जड़ पर बांध दिया गया है। वह पेड़ रोड किनारे पर है। अरे अब तो हवाएं भी तेज चलने लगा है। ऐसे में तो गाड़ी चलाना और भी बड़ी मुश्किल है। कैसे भी करके मुझे कहीं रुकना होगा, पर इस घने जंगल में रुक भी नहीं सकता। थोड़ा आगे और चलता हूँ, शायद कोई रुकने की जगह मिल जाए। सोनू धीरे धीरे अपना बाइक चला रहा था। सोनू कुछ दूर चला ही था कि उसकी नज़र रोड किनारे की एक बड़ा सा पेड़ पर पड़ा। सोनू अपना बाइक रोक देता है और उसी पेड़ के नीचे आता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई पुतला है, बल्कि यहाँ तो कई सारे पुतले बंधे हुए हैं। ये तो कोई खिलौने जैसा दिखता है। ये खिलौना तो बड़ा एंटीक लगता है। हो सकता है ये खिलौना महंगी हो। ये एक काम करता हूँ, इस पेड़ के बीच वाला बड़ा सा पुतला को निकाल कर अपने पास रख लेता हूँ। इसके जो भी पैसे मिलेंगे इसमें मेरा ही फायदा होगा। सोनू उस पुतला के पास जाता है। सोनू ने जैसे ही उस पुतला को छुआ, तेज बिजली चमकी, बादल घुमड़ने लगा और अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। सोनू उस पुतला को झटपट निकाल कर अपने बैग पर डाल देता है और बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। अरे बाप रे, आज तो बारिश बहुत खतरनाक लग रहा है। शाम के 8 बजने वाले हैं। मुझे चाय का दुकान बंद करके घर चले जाना चाहिए, पर यह बारिश मुझे जाने ही नहीं दे रही है। चलो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, बारिश खत्म होते ही घर चला जाऊंगा। रात के करीब 8 बज रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिर रही थी, मानो आसमान फटा पड़ा हो। हवा में ठंडक थी और सड़क किनारे बने बूढ़े दादा की एक छोटी सी चाय की दुकान में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। दुकान में लकड़ी की बेंच पर एक मध्यम जलता लालटेन टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी में दादा का चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। बूढ़ा दादा, जिन्हें मोहल्ले वाले रघु दादा कहते थे, अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे चाय की घूंट ले रहे थे। रघु के चाय की दुकान में काम करने वाला लड़का बंटी भी घर नहीं जा पा रहा था। वह रघु दादा के पास आकर कहता है, दादा, आज मौसम तो भूतिया सा है। कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, वक्त कट जाएगा। अरे हाँ दादा, बारिश भी हो रही है, माहौल तो बन गया है। कोई ऐसी भूतिया कहानी सुनाओ कि रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे बेटा, अभी कहानी सुन लोगे तो घर वापस कैसे जाओगे? ये बारिश तो रुकेगी, पर मेरी कहानी का डर तुम्हारे दिल में बस जाएगा। दादा, ऐसी क्या बात है? क्या कहानी कुछ ज्यादा डरावना तो नहीं ना? तभी दुकान के बाहर एक लड़का बाइक में आकर रुक जाता है। अपनी बाइक से उतरकर वह दुकान की तरफ आने लगा। वह बारिश से बचने के लिए दुकान के छत के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर बारिश की थकान साफ झलक रही थी। वह लड़का सोनू था। दादा, गर्मा गर्म एक चाय लगाओ। अरे बंटी, जरा एक कप चाय लेकर आ। तभी बंटी गर्मा गर्म 2 चाय लेकर आता है और सोनू को चाय देता है। सोनू चाय की चुस्की लेता है। अरे वाह दादा वाह, आपकी चाय पीकर तो मजा आ गया। अरे बेटा, एक बात पूछूं? तुम तो यहाँ के लगते नहीं। इतनी रात में तुम अपना बाइक लेकर इस सुनसान रास्ता से कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं दादा, खिलौने वाला हूँ। गांव-गांव घूमकर खिलौने बेचता हूँ। होलसेलर ने कहा तुम्हें शाम तक सारे खिलौने बेचना है, तभी तुम्हें पगार मिलेगा, वरना भूल जाओ। इसी के चक्कर में मुझे आज देरी हो गई। ठीक है,
तुम थोड़ी दूर यहाँ रुक जाओ, बारिश भी बहुत हो रही है। जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। रघु दादा और सोनू आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बंटी ने बीच में रोकते हुए दादा से कहा, दादा हमें वो वाली कहानी सुनाओ ना। ये कहानी मेरे साथ घटी थी आज से ठीक 20 साल पहले, जब मैं एक कंपनी की बस चलाता था। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी और उस पुलिया पर। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सोनू और बंटी भी एक दूसरे को देखा। बंटी की आंखों में उत्साह था, वहीं सोनू हंस रहा था। रघु दादा थोड़ा सहमा हुआ था। दादा आप रुक क्यों गए, कहानी सुनाइए ना। तुम सब डरोगे तो नहीं? देखो, क्योंकि तुम्हें अभी घर भी जाना है और मेरी ये कहानी कोई किताबी कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो मेरे साथ घटी है, ये हकीकत है। रघु दादा अपनी खुरदुरी आवाज में कहानी शुरू की। आज से 20 साल पहले की बात है। मैं तब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस ड्राइवर था। हमारी बस रात के 12 बजे शहर से निकलती थी और सुबह 5 बजे पास के गांव तक पहुंचती थी। रास्ते में एक पुरानी पुलिया पड़ती थी जिसे लोग काली पुलिया कहते थे। उस पुलिया के बारे में गांव वाले अजीब अजीब बातें करते थे। रात के करीब 8 बज रहे थे। आसमान में बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी, जैसे कोई प्रलय बरस रहा हो। सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा में एक सिहरन थी। रघु एक पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी का बस ड्राइवर अपनी पुरानी बस को रात की स्याही में डूबे रास्ते पर चला रहा था। उसकी बस, जो शहर से एक दूसरे गांव की ओर जा रही थी, हेडलाइट की धुंधली रोशनी सड़क को मुश्किल से दिख रही थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर जोर जोर से टकरा रही थी। अरे मंटू, आज तो बारिश बहुत तेज है रे। पता नहीं आज हमें इस रूट पर क्यों आए। अच्छा होता आज हम स्टेशन पर ही रुक जाते। अपनी बात कहाँ चलती है उस्ताद, ये तो बस मालिकों की मनमर्जी है। जहाँ सवारी की उम्मीद नहीं है वहाँ भी जबरदस्ती गाड़ी भेजते हैं। अब बताओ भला, इस रूट में तो ऐसे ही लोग काम ही बैठते हैं, फिर इस रूट में बस चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। पता नहीं आज तो कुछ अजीब लग रहा है। सही कहा मंटू तुमने। खैर, अपना क्या है, अपने को तो तनख्वाह से मतलब है। कोई सवारी बैठे या ना बैठे उससे क्या फर्क पड़ता है। रघु के साथ उसका कंडक्टर मंटू, एक पतला दुबला डरपोक आदमी जो हर छोटी मोटी बात पर घबरा जाता था। मंटू बस के पिछले हिस्से में सवारियों के टिकट चेक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थी, जैसे उसे कोई अनहोनी का डर सता रहा हो। बस में कुल 7 सवारी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, एक औरत जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थी, 2 नौजवान लड़के रमेश और सूरज जो आपस में हंस रहे थे, और एक अकेला आदमी जो पीछे के सीट पर बैठा था। उसका चेहरा एक पुराने शॉल से ढका हुआ था। टिकट टिकट टिकट, अरे वो काका, कहाँ तक जाओगे? काली पुलिया के पास छोड़ देना, मुझे वहीं जाना है। क्या काली पुलिया? काली पुलिया का नाम सुनते ही मंटू घबरा जाता है। वहीं रघु की आंखें सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। रास्ते में एक पुरानी पुलिया पड़ती थी जिसे गांव वाले काली पुलिया कहते थे। गांव वालों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वहां रात को एक औरत दिखती है, सफ़ेद साड़ी में, लंबे काले बाल और चेहरा ऐसी कि दिखने वाले की पेशाब छूट जाए। रघु ने इन बातों को मजाक समझा था, लेकिन आज की रात रघु और मंटू के लिए उनकी जिंदगी का सबसे भयानक रात होने वाली थी। बस थोड़ा और रखूं, इस पुलिया को पार कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस्ताद जी, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। लोग कहते हैं इस काली पुलिया पर भूत दिखता है। अरे मंटू, तू भी ना हर बार डरने लगता है। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस को चलने दे, जाकर चुपचाप बैठ जा। मंटू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें डर से चमक रही थी। वह वापस सवारियों के पास गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रघु ने बस को धीमा किया, क्योंकि काली पुलिया अब कुछ ही मीटर दूर थी। बारिश और तेज हो गई थी। घने जंगलों के बीच बस अपनी गति पर चल रही थी। हवा में एक सनसनाहट सी आवाज़ थी,
जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक बस के पीछे से आवाज आया, अरे बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। ये क्या तुम यहाँ उतरोगे? हाँ, मैं यहीं उतरूंगा, काली पुलिया के पास। ये तो काली पुलिया है ना? तुम यहाँ क्यों उतरना चाहते हो? मेरी मर्जी, मैं जहां भी उतरूंगा। क्यों, तू भी मेरे साथ चलेगा क्या? तुझे तो मैं नहीं नहीं, आप जाइए, मैं गेट खोल देता हूँ। मंटू जोर से चिल्लाकर रघु से कहता है, उस्ताद गाड़ी रोक दीजिए, यहाँ एक सवारी उतरने वाला है। अरे इस काली पुलिया के पास कौन कमबख्त उतरने वाला है? खैर मुझे क्या, चलो ठीक है, मैं गाड़ी रोक देता हूं। और बस रुक जाती है। वह बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी से उतरने लगता है, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर से वह वापस गाड़ी पर चढ़ जाता है। अरे काका जी, तुम तो यहीं उतरने वाले थे, तो फिर दोबारा क्यों बस में चढ़ गए? वो मुझे लेने आने वाली थी, पर वो तो बाहर नहीं है। अरे तुम्हें जो भी लेने आया होगा वो वापस आ जाएगा, अब चलो नीचे उतरो। नहीं, वो मुझे लेने आएगी तभी मैं बस से उतरूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग सनक गया है क्या? नीचे उतरो अभी, हमें और भी सवारी को आगे स्टेशन पर छोड़ना है। ये सब यहीं उतरेंगे और ये बस यहीं से अब आगे जाएगी ही नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नीचे उतर, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। सवारी और कंडक्टर के बहस को सुनकर रघु कहता है, अरे क्या हुआ मंटू, कोई परेशानी है क्या? उस्ताद, ये बूढ़ा उतरने वाला था, जैसे ही आपने गाड़ी रोकी अब ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहता है कोई लेने आने वाली है, वो अभी तक आई नहीं, इसलिए इसने बस से अभी तक उतरा नहीं। ये लोग भी बड़े अजीब होते हैं। क्या किस्मत है, इस बूढ़े को भी काली पुलिया में ही उतरना था क्या? कंडक्टर मंटू ड्राइवर के पास आकर कहता है, उस्ताद आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, इस बुड्ढे का नखरा यहीं उतर जाएगा। छोड़ देंगे आगे किसी जंगल में, तभी इसका अकल ठिकाने पर आएगा। अरे मंटू, इस वक्त हम काली पुलिया के ऊपर खड़े हैं और यहाँ बहस करना ठीक नहीं है। चल थोड़ा आगे रुकते हैं, फिर इस बुड्ढे को उतारते हैं। रघु भी गुस्सा हो गया था। रघु दोबारा बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बस का इंजन खामोश हो गया। बस ठीक काली पुलिया के बीच में रुकी हुई थी। रघु ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और इंजन चेक किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। उसकी सांसें तेज हो गई। रघु को आभास हो गया कि आज यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। तभी बस के यात्री चिल्लाने लगते हैं, अरे सब लोग शांत रहो, बस में कुछ खराबी है, मैं देखता हूँ। उस्ताद ये बस यहीं क्यों रुक गई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मंटू चुप कर, तू डर मत, मैं देख रहा हूँ। सवारियां चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो औरत अपने बच्चों को और कसकर पकड़ रही थी और दोनों जवान लड़की अब चुप हो गए थे। पीछे की सीट पर बैठा अकेला बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी साल में छिपा था। तभी उस औरत जो अपने बच्चों को गोद में लिए थे अचानक चीख कर कहा, अरे ड्राइवर साहब, बाहर देखो, कोई खड़ा है, वो औरत। रघु और मंटू एक साथ खिड़की से बाहर झांका। बारिश की बूंदों के बीच पुलिया के किनारे एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई अदृश्य धागा खींच रहा हो। उस्ताद ये वही भूत है, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है। मंटू चुप रह, सब लोग अपनी अपनी सीट पर रहो, दरवाजा बंद है, कोई अंदर नहीं आएगा। तभी रघु ने हॉर्न को जोर जोर से बजाना शुरू किया, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। वो और भी नज़दीक आ रही थी। मंटू डर के मारे ड्राइवर के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। उस्ताद अब हम मर जाएंगे, ये भूत हमें नहीं छोड़ेगा। ड्राइवर कुछ करो, वो औरत वो पास आ रही है।
ये कोई औरत नहीं है, ये भूत है। तभी पीछे की सीट पर बैठा वो अकेला बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी साल हटाई और उसका चेहरा दिखा। सब लोग दंग रह गए। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी दोनों आंखें ऐसी थी जैसे कोई मृत आत्मा हो। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, ड्राइवर, दरवाजा खोल दो, वो मेरा इंतजार कर रही है। रघु का दिल जोर से धड़का। कंडक्टर मंटू तो डर के मारे कांप रहा था और ड्राइवर से चिपक गया। उस्ताद, मत खोलना दरवाजा, ये आदमी भी भूत है और नीचे वो औरत भी भूत है। ये इसीलिए इसका इंतजार कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? बाहर कोई भूत है? भूत? वो मेरी बीवी है। ड्राइवर, दरवाजा खोल, वरना वो खुद अंदर आ जाएगी। सारी सवारियां उस आदमी की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ड्राइवर, इसे रोको, ये हमें मार देगी। रघु ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी बस का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। ठंडी गीली हवा अंदर घुसी और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब ठीक बस के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी चाल इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी, अचानक गायब हो जाती है और बस के अंदर आ जाती है। उसके चेहरे को बाल ढके हुए थे। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और रघु की सांसें अटक गई। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और होंठ पर खून की लकीरें थी। उस्ताद, बचाओ हमें, ये भूत है। मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मेरे बच्चे को बचा लो ड्राइवर। ये औरत, ये कोई इंसान नहीं है। वो औरत उस अकेले बूढ़ा आदमी के पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और वह बूढ़ा आदमी भी हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। आ गई तुम, मेरी जान। अब ये बस हमारी है, ये सब लोग हमारे हैं। वह औरत और वह आदमी एक साथ बस से अचानक बारिश की बूंदों के साथ दोनों गायब हो गई। रघु ने सांस ली और बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। मंटू, वो चले गए क्या? उस्ताद, वो दोनों गायब हो गए। चलो, अच्छा हुआ। पर कहीं ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं? रघु बस चलाने लगा। बस जैसे ही आगे बढ़ी, रघु को कुछ गलत लगा। पीछे की सवारियां जो अभी तक डर से चुप थी, अचानक सबके सब हंसने लगे। उनकी हंसी ठंडी, खोखली और डरावनी थी। रघु ने मुड़कर बस के सवारियों को देखा। उसकी तो रोंगटे ही खड़े हो गई। वो बूढ़ा आदमी, वो औरत और वह दो नौजवान लड़के सब हंस रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी, जैसे उनमें कोई जान है ही ना। रघु और मंटू दोनों डर के मारे कांपने लगे। तुम लोग कौन हो? ये क्या हो रहा है? उस्ताद, मैंने कहा था ना, ये सब भूत है। अब हम मर जाएंगे। हमें कोई नहीं बचा सकता। मुझे बचा लो उस्ताद। अबे मंटू के बच्चे, तू डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। अब चुप कर। तभी वो औरत जो अपने बच्चे को गोद में लिए थे, उसने अपने बच्चों को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह कोई बच्चा नहीं था। वह एक काला साया बन गया और बस की छत की ओर उड़ गया। उसकी आंखें लाल थी और उसकी चीख ऐसी थी जैसे कोई आत्मा दर्द से तड़प रही हो। ड्राइवर, अब तू भी हमारा है। ये बस काली पुलिया से आगे नहीं जाएगी। रघु ने देखा कि रमेश और सूरज अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी सफ़ेद आंखें चमक रही थी और उनकी हंसी चीखे में बदल गई थी। मंटू और रघु ड्राइवर केबिन पर कांप रहे हैं। बूढ़ा आदमी भी अब खड़ा हो गया और ड्राइवर के केबिन की ओर बढ़ने लगा। ड्राइवर, अब तेरा वक्त भी आ गया। ये बस हमारी है, अब तू भी चल हमारे साथ।
अब वो औरत उड़कर रघु की ओर आने लगी। उसका चेहरा अब और डरावना हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये बस हमारी है। जो भी यहाँ आता है वो हमारा हो जाता है, कोई वापस नहीं जाता। ये सब भूत हैं। इस बस में कोई इंसान नहीं है। मंटू, अब तो हम भी मारे जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा कर। उस्ताद कुछ करो, ये हमें मार डालेंगे, हम मर जाएंगे। रघु का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने देखा कि ड्राइवर केबिन का दरवाजा खुला था। मंटू, केबिन के दरवाजे को जल्दी से बंद कर। यही एक रास्ता है। ये क्या है? इससे कुछ नहीं होगा उस्ताद, वो बुरी आत्मा है। अरे बेवकूफ, जो बोल रहा हूं वैसा कर। जल्दी से केबिन को बंद कर। मंटू डरते कांपते केबिन का दरवाजा को बंद करने का कोशिश किया। उसने पूरा ताकत लगाया और दरवाजा को बंद करके ताला लगा दिया। बाहर से चीखी और हंसी और तेज हो गई। वो दरवाजा पीट रहे थे जैसे उसे तोड़ देना चाहते हो। दरवाजा खोल ड्राइवर, अब तू नहीं बच सकता। तू हमारा है रघु, काली पुलिया तुझे छोड़ेगी नहीं। अब क्या करें? ये हमें मार डालेंगे। उस्ताद हमें बचा लो, उस्ताद हमें बचा लो। ये हम कहाँ फंस गए? हे भगवान, हे ईश्वर। मंटू रोता जा रहा था। रघु का शरीर पसीने से तर था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास बस के म्यूजिक सिस्टम में एक पुरानी कैसेट थी जो कि उसकी माँ ने उसे दी थी। मंटू, डर मत, मेरे पास एक तरकीब है। कौन सी तरकीब? ये भूत हमें नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर। रघु ने कांपते हाथों से कैसेट डाली और म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया। हनुमान चालीसा की आवाज बस के स्पीकरों से गूंजने लगी। बाहर की हंसी तुरंत रुक गई। उनकी चीखें अब रोने की आवाज में बदल गई। रघु और मंटू ने केबिन की खिड़की से बाहर देखा। वो बूढ़ा आदमी, वो औरत और वह काला साया सब दर्द से चीख रहे थे। उनकी लाल आंखें अब और चमक रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे हवा में गायब हो रहे थे। नहीं नहीं, ये क्या है? ये आवाज, इसे बंद कर। ये हमें कमजोर कर रहा है, इसे बंद कर। हमें छोड़ दे। ये जलन, ये दर्द, ये आवाज को बंद कर दे। रघु, तू जिंदा नहीं बचेगा, हम वापस आएंगे। वाह उस्ताद, ये काम कर रहा है। ये भूत भाग रहे हैं। हनुमान चालीसा की आवाज और तेज हुई और एक एक करके वो सारी बुरी शक्तियां गायब हो गई। बस में सन्नाटा छा गया। अब बारिश की आवाज के सिवा कुछ नहीं बचा। रघु और मंटू एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन डर अब भी बाकी था। मंटू देख, हम बच गए। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। उस्ताद, मैंने आपसे कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं थी। अब हम कभी इस रास्ते से नहीं आएंगे। और पूरी रात बिना रुके गांव तक भगाया। गांव पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। उस रात के बाद रघु और मंटू ने वो नौकरी छोड़ दी। दोनों ने कसम खाई कि वो कभी काली पुलिया से नहीं गुजरेंगे। तो यही थी मेरी कहानी। उस दिन के बाद से मैं ड्राइवरी करना ही छोड़ दिया और मंटू भी कोई दूसरा काम ढूंढ लिया। ड्राइवरी काम छोड़कर अब ये छोटी सी चाय का टपरी शुरू किया है। वाह दादा, आपकी साहस को मैं सलाम करता हूँ। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। अगर आपने उस दिन हिम्मत नहीं दिखाई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बंटी, अभी भी कहानी अधूरी है, उसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो क्या है दादा? क्या आप उसे भी बता सकते हैं? बताओ ना दादा। बंटी, हमने तो उस दिन अपना जान बचाकर जैसे तैसे वापस अपना गांव आ गए। और गांव आकर जब हमने ये सारी बातें लोगों को बताई, कुछ दिनों के बाद गांव के कई लोग उस काली पुलिया का शिकार होने लगे। तो गांव वालों ने एक फैसला किया था।
तांत्रिक बाबा, हम आपके पास एक समस्या को लेकर आए हैं। बोलो, क्या समस्या है? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लेकिन याद रखना, मेरी हर मदद की एक कीमत होगी। जी, हमें मंजूर है, हमें बस उस आत्मा से मुक्ति दिलाओ। कौन सी आत्मा? कैसी आत्मा? फिर गांव वाले ने एक एक करके उस काली पुलिया के बारे में तांत्रिक बाबा को बताया। अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं उस काली पुलिया की आत्मा को बंधन कर दूं, ताकि वो लोगों को परेशान न कर सके? हाँ बाबा, हम यही चाहते हैं बाबा, आप कैसे भी करके उस आत्मा से हमें बचाइए। ठीक है, पर एक बात याद रखना, ये एक बड़ी तंत्र मंत्र का प्रक्रिया है। ये इतना आसान नहीं है। एक छोटी सी गलती किसी की भी जान जा सकती है। तो फिर कोई और तरीका नहीं है बाबा, जिससे हमें उस आत्मा से मुक्ति मिल सके? तरीका है। अमावस की रात में हमें ये काम करना होगा। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है गांव वालों, अमावस कल ही है। ठीक है बाबा, ऐसे में कल रात को हम सब गांव वाले आपके पास आएंगे और आपके साथ उस काली पुलिया के पास जाएंगे। अगले दिन गांव वाले ने रात होने का इंतजार किया। रात होने के बाद गांव वाले फिर से तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। तांत्रिक बाबा ने अपने सारे सामान लेकर गांव वाले के साथ उस डरावनी काली पुलिया के पास आया। एक पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए और तांत्रिक क्रिया शुरू कर दिया। है काली दुनिया के काली शक्ति, इस काली पुलिया में रहने वाली शक्ति, आजा, तेरा इंतजार है। माफ कीजिएगा बाबा, क्या आपकी बातें वो सुन रही है? तुम्हें यह सब बच्चों का खेल लगता है क्या मूर्ख? वो इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद हवाओं में सरसराहट की आवाज़ आने लगती है। उस पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। एक अदृश्य शक्ति की गर्मी महसूस होने लगी और वह सामने रखे नींबू काली पड़ गई। तांत्रिक ने फिर से अपना मंत्र का उच्चारण किया और कपड़े से बनाए गए एक पुतले को सामने रख दिया। अब मैं अंतिम प्रक्रिया करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुम सब लोग अपनी अपनी जगह से मत हिलना। जरा सी भी हिले और उसे आभास हुआ तो वो हम सबको मार देगी। कई देर तक मंत्रों का पाठ करने के बाद उस आत्मा को वहां आना हो। काली पुलिया की विकराल साया तांत्रिक के पास आई। वहां चारों ओर से दुर्गंध फैलने लगी। तूने क्यों बुलाया है मुझे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मुझे ही वश में करने चला है। अब तू नहीं बचेगा। मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैं तो किसी और के लिए एक तोहफा लाया था। तांत्रिक ने उस प्रेत आत्मा को कपड़े का बनाया हुआ सफ़ेद रंग का पुतला को दिखाया। आत्मा ने जैसे ही उस पुतला की ओर देखा, तांत्रिक ने उसके ऊपर तिलस्मी चावल फेंककर उस प्रेत आत्मा को पुतले में कैद कर दिया और उस पुतला के ऊपर धागा लपेटकर उसे पेड़ पर टांग दिया। सुनो गांव वालों, मैंने प्रेत आत्मा को इस पुतले में बंधन कर दिया है और इस पेड़ में मंत्र सिद्धि करके बांध दिया है। ये कभी नहीं टूटेगा। अगर अगली अमावस तक ये इसी तरह पेड़ पर टंगी रहेगी तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये पुतला गलती से भी इस पेड़ से नीचे गिरा और किसी इंसान के हाथ लगा तो ये आत्मा बंधन से मुक्त हो जाएगी और 2 गुनी शक्ति के साथ वापस आएगी। तब इसका सामना और भयानक हो जाएगा, विकराल हो जाएगा। तांत्रिक बाबा, हम आपकी हर बात मानेंगे, इधर किसी को आने नहीं देंगे। चाहे जैसे भी हो, आप बस इस आत्मा को बंधन कर दीजिए। ठीक है, मैंने इसे इस पेड़ पर बांध दिया है। अब तुम तुम्हारे रास्ते जाओ और मैं मेरे रास्ते जाऊंगा। और सुनो, गलती से भी तुम पीछे पलटकर मत देखना और मैं भी पीछे पलटकर कभी नहीं देखूंगा। तांत्रिक ने सारी विधि के बारे में गांव वालों को बताया। गांव वालों ने ठीक वैसा ही किया। गांव वाले ने बिना पीछे मुड़े दबे पांव अपना अपना घर वापस आ गए। तांत्रिक भी अपनी कुटिया की ओर चला गया। तो ये था क्लाइमैक्स। उस प्रेत आत्मा को इस तरह से उस तांत्रिक की मदद से उसे पेड़ पर बंधन कर दिया गया है। दादा, क्या वो फिर से जिंदा हो जाएगी? अरे पागल, वो कभी नहीं मरते। वो विचरण करते रहते हैं जब तक उन्हें मुक्ति न मिल जाए।
रघु की बातें सुनकर सोनू थर थर कांपने लगा। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसके बैग में जो कपड़े की पुतला था वह वही काली पुलिया वाला पुतला था जिसे तंत्र मंत्र करके पेड़ पर बांध दिया गया था। बाबा, क्या वो आत्मा को मुक्ति मिल गई? क्या अब वो सुरक्षित है? मुश्किल है बेटा, लेकिन जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, आज की बारिश और उस दिन की बारिश ठीक वैसी ही है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से वापस आ रही है। दादा, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। चलो, अब बारिश भी रुक गया है, घर चलते हैं। सही कहा तुमने बंटी। बातें करते करते पता भी नहीं चला कि बारिश कब रुक गई। अब चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। रघु अपने चाय की दुकान को बंद कर दिया और एक पुरानी टार्च लेकर दोनों गांव की ओर निकल गए। सोनू अभी भी वहीं दुकान के दरवाजे के पास खड़ा था। कुछ देर बाद सोनू के अंदर एक अजीब सी बदलाव होने लगा। सोनू की आंखें लाल होने लगी, सोनू के बाल उसके चेहरे को ढकने लगे और उसके हाथों में नाखून बढ़ने लगे।